वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 10 कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यूसुफ डज नॉट कीप अ फुल सेट ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स बट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जून 2019। तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट सेल्स हैं, कैश रिसीव्ड है जो क्रेडिट कस्टमर से रिसीव हुआ है यानी जिनको क्रेडिट सेल्स की थी, इरिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ है यानी बैड डेट्स, और जनरल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट गिवन है। अलाउंस का जो है वो रिसीवेबल के अकाउंट के साथ डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। एज्यूमिंग नो द ट्रांजेक्शन हाउ मच डिस्काउंट वॉज अलाउड टू कस्टमर्स ड्यूरिंग द मंथ। तो डिस्काउंट अलाउड की फिगर हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए अब हम एक रिसीवेबल का टी अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 800 का है, क्लोजिंग बैलेंस 550 का है। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्रेडिट सेल्स की, और फिर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की अमाउंट है 6730, और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। तो बैड डेट्स डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट की बेस पे रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी डिस्काउंट अलाउड की 280,000। सो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनी ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ गालिब हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू। सेल्स का जो टोटल है वो 480,000 है, इन्वेंट्री की ओपनिंग कॉस्ट 36420 और क्लोजिंग 40680 है। ट्रेड पेएबल का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट का जो मार्जिन है दैट इज 50%। इसका मतलब है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 50% है तो बाकी 50% कॉस्ट ऑफ सेल्स है। व्हाट वाज द टोटल फॉर द पीरियड ऑफ कैश पेड टू सप्लायर्स। तो सप्लायर्स को कितना कैश पे किया गया, पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की इक्वेशन यूज करते हैं और उससे मालूम करते हैं कि परचेजेस की वैल्यू क्या है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन 50% है, 50% ऑफ सेल्स, तो बाकी 50% ऑफ सेल्स क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसके अलावा इन्वेंट्री का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी हमें गिवन है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये 480,000 का 50% कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी 240,000 होगा। और एक ही वेरिएबल है जो हमने इसमें फाइंड आउट करना है, दैट इज परचेजेस। तो परचेजेस हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएंगी 244,260 की। अब हम पेएबल का टी अकाउंट बना लेते हैं। अब पेएबल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है हमें और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। इसमें हमने ये जो परचेजेस की फिगर फाइंड आउट की है इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, टोटल करेंगे। तो अब एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो हमने सप्लायर्स को कैश पे किया यानी अपने क्रेडिटर्स को कैश पे किया। तो यही हमारा आंसर होगा। तो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है कि इन द ईयर टू 31st April 2016 अब्दुल्ला सेल्स वर 182,000, ऑल ऑफ हिज सेल्स वर मेड एट अ मार्कअप ऑफ 30%। His opening inventory value was 11,800 and his closing inventory value was 9,700। तो value of purchases हमें बतानी है year 31st April, basically it should be 30th April। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करके बतानी है। अब इस बेसिस पर वंस अगेन हमें परचेजेस की वैल्यू जो है वो जिस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स से। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वेशन हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी, अब हमें वैल्यू दी हुई है सेल्स की और ये बताया हुआ है कि मार्कअप 30% है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होगी वो सेल्स का 100/130 होगी, क्योंकि सेल्स जो है वो 100 + 30% यानी 130 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 130 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% यानी कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है तो उनकी वैल्यू तो हम एज इट इज़ ले लेंगे। तो हमारी इक्वेशन में कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हुई सेल्स को का 100/130 लेने से मार्कअप का इफेक्ट लेकर। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन थी तो परचेजेस की वैल्यू अब हमारी फाइंड आउट हो जाएगी, दैट इज 137,900 और बी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट टू द कैलकुलेशन ऑफ सेल्स फिगर फॉर आरएफ। और क्वेश्चन भी जो रिक्वायरमेंट पूछी हुई है वो यही है कि द फिगर विच शुड अपेयर इन आरएफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर सेल्स।
सो सेल्स फिगर की कैलकुलेशन के लिए सोल ट्रेडर हु डज नॉट कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ओपनिंग रिसीवेबल की वैल्यू दी हुई है, कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर दिया हुआ है, एक्सपेंसेस जो उस कैश से पे हुए हैं, यानी ये बैंक में पैसे जमा करवाए और इसमें से ये पैसे जो है एक्सपेंस के पे कर दिए थे, यानी टोटल पैसे जो रिसीव हुए थे वो ये दोनों मिलाकर होंगे। फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ दिए हुए हैं, रिफंड टू क्रेडिट कस्टमर्स दिया हुआ है, ये भी रिसीवेबल के अकाउंट में आना चाहिए, डिस्काउंट अलाउड की फिगर दी हुई है, कैश सेल्स की फिगर दी हुई है और क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल दिए हुए हैं। अब वैसे तो जो हमारी कैश सेल्स की फिगर है ये रिसीवेबल के अकाउंट में नहीं आती, लेकिन अगर हम क्विक कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमें रिसीवेबल इंक्लूडिंग कैश सेल्स बना लेना चाहिए, तो वो हम टी अकाउंट बना लेंगे। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस देखेंगे कि जी रिसीवेबल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ले लेंगे, उसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं, इसके बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें जो कैश रिसीव्ड है, अब ये लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स एंड पेड इनटू द बैंक, तो बैंक में ये पैसे डिपॉजिट करवाए। एक्सपेंसेस पेड ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर बिफोर बैंकिंग, बैंक में जमा करवाने से पहले ये पैसे एक्सपेंसेस के लिए पे कर दिए, तो कस्टमर से जो टोटल पैसे आए थे वो इन दोनों अमाउंट्स का एग्रीगेट है। सो कैश ये रिसीव हुआ हमें। इसके बाद हम इसके अंदर जो है बैड डेट को रिकॉर्ड कर देंगे 7200 के, कैश रिफंड्स 2100 के गिवन है, डिस्काउंट अलाउड की फिगर हमें गिवन है और कैश सेल्स की वैल्यू। अब कैश सेल्स की वैल्यू वैसे तो रिसीवेबल अकाउंट में नहीं आती क्योंकि इसमें सिर्फ क्रेडिट सेल्स की वैल्यू आती है, लेकिन अगर आप कैश सेल्स की वैल्यू भी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो फिर आपको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे क्रेडिट सेल्स के बजाय टोटल सेल्स की फिगर मिल जाएगी, तो हम ये कैश सेल्स की फिगर भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और फिर डिस्काउंट अलाउड की फिगर भी हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो अब हम टोटल करेंगे, तो बोथ साइड्स का टोटल करके जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ रही है वो अब टोटल सेल्स को रिफ्लेक्ट करेगी, जो कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में शो होगी। अगर हम यहाँ पर कैश सेल्स ना लेते तो हमारे पास टोटल सेल्स के बजाय क्रेडिट सेल्स की वैल्यू आती, फिर क्रेडिट सेल्स में हम कैश सेल्स ऐड करते तो हमें टोटल सेल्स की वैल्यू मिलती, तो वो एक एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ती। उस टाइम को बचाने के लिए हम रिसीवेबल के अंदर कैश सेल्स भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस बेसिस पर जो हमारे पास आंसर है दैट इज अल्फा। क्वेश्चन 5 है अ सोल ट्रेडर हु डज नॉट कीप फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड विशेस टू कैलकुलेट हर सेल्स रेवेन्यू फॉर द ईयर। द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री है, परचेजेज हैं, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स रेवेन्यू यानी मार्जिन की फिगर है दैट इज 40%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्स फिगर फॉर द ईयर कैलकुलेटेड फ्रॉम दीज फिगर्स। तो पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसकी बेस पर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तीनों वैल्यूज गिवन है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो जाती है 84,000 की। अब हमें जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जी 40% का मार्जिन है, तो कॉस्ट की फिगर से सेल्स की फिगर फाइंड आउट की जा सकती है। तो सेल्स इक्वल होगी कॉस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस मार्जिन। मार्जिन यहाँ पे 40% है तो 100 माइनस 40 वुड बी 60, तो कॉस्ट की फिगर जो है वो ये इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और 100 डिवाइड बाय 60, तो हमारे पास सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 140,000, तो हमारा आंसर है डी। क्वेश्चन 6 है सलमान इज अ सोल प्रोप्राइटर हुज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट, ऑल द कैश sales are cash sales and during the year 50,000 was banked including 5,000 from the sale of business car. He paid rupees 12,000 wages in cash from the till and withdrew rupees 2,000 as drawings. The cash in the till at the beginning and end of year was rupees 300 and 400 respectively. There were no other payments in the month. तो what were the sales for the year? क्योंकि सारी सेल्स जो हैं वो कैश सेल्स हैं, तो हम कैश का अगर अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ से हमें सेल्स की फिगर मिल जाएगी। तो कैश के अकाउंट में पहले हम ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं दैट इज़ 300 और फिर क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं 400। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कार का डिस्पोजल से रिलेटेड हैं, यानी टोटल पैसे 50,000 के जो हैं वो आपने बैंक में जमा करवाए हैं, लेकिन जो रिसीट्स आई थी उनमें से 5,000 जो हैं वो कार सेल्स के भी आए थे। तो 5,000 जो कार डिस्पोजल के हैं वो कार डिस्पोजल के एंगल से रिकॉर्ड होने चाहिए और बैंक में जो 50,000 जमा करवाए वो अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। तो जो बैंक में 50,000 रिकॉर्ड करवाए जमा करवाए वो कैश से आउटफ्लो हो गया और कार डिस्पोजल से 5,000 हमारे पास आ गए। इसके बाद हमें अमाउंट दी हुई है वेजेस की, तो वेजेस 12,000 की थी, ये हमने रिकॉर्ड कर ली पेमेंट में, और इसी तरह ड्राइंग्स हैं 2,000 की, तो ये भी हमें रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं और अब बैलेंसिंग फिगर वो फिगर है जो हमें कैश सेल से रिसीव हुआ होगा,
So that is 59,100 or B option is correct. Question 7 है there is 100,000 in the cash till at the year end यानी cash in hand का balance 100,000 है at F Limited but the accountant has discovered that some cash has been stolen. At the beginning of year there was 50,000 in the cash till and receivable were 2 million. Total sales in the year was 230 million. Account receivable at the end of year were 3 million. Check banked from credit sales were rupees 160 million and cash sales of 50 million have been banked. सो कैश स्टोलन कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर जो एक अकाउंटेंट को लग रहा है. तो इसके लिए अब दो तरह की इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी हुई है, एक रिसीवेबल से रिलेटेड और एक कैश से रिलेटेड. तो हमें रिसीवेबल और कैश का अकाउंट बना लेना चाहिए. तो फिगर्स क्योंकि मिलियंस में हैं तो ज़्यादा फिगर्स की वजह से हम रुपीज़ इन मिलियन में बना लेते हैं. अब ओपनिंग बैलेंस देखें तो रिसीवेबल का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज़ 2 मिलियन और कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज़ रुपीज़ 50,000. तो ओपनिंग बैलेंसेज हम नोट कर लेते हैं. इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस की बात आती है तो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 3 मिलियन और कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 100,000. सो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारी जो टोटल सेल्स हैं वो 230 मिलियन है जिसमें से कैश सेल्स 50 मिलियन की हैं. तो रिसीवेबल के अकाउंट में हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. 230 में से 50 की कैश सेल्स निकाल के 180 मिलियन आ जाएंगी और 50 की जो सेल्स हैं ये कैश सेल्स हैं. तो क्रेडिट और कैश सेल्स रिस्पेक्टिव जगह पे रिकॉर्ड करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा जो रिसीवेबल अकाउंट है उसका टोटल क्या बनता है और उसमें जो बैलेंसिंग फिगर है वो फिगर है जो हमें रिसीवेबल से कैश रिसीव हुआ होगा 179 मिलियन. यही 179 मिलियन हमारे पास जो रिसीव हुआ है ये कैश में रिसीव हुआ है तो ये रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, ये कैश अकाउंट में डेबिट होगा. इसके बाद जो हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं तो उसमें अमाउंट दी हुई है कि 160 मिलियन क्रेडिट सेल्स से जो चेक आए थे और 50 मिलियन के जो कैश सेल्स की अमाउंट थी ये बैंक में जमा करवाई गई. तो टोटल 210 मिलियन की अमाउंट बैंक में जमा करवाई गई है. अब हम टोटल कर लेते हैं. तो जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो अमाउंट है जो अनएक्सप्लेन्ड है और उसको फिर हम एज्यूम करेंगे कि ये अमाउंट ऐसी है जो स्टोलन थी ड्यूरिंग द ईयर. सो 18.95 मिलियन विच मीन्स के बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8 है अ बिजनेस ऑपरेट्स ऑन अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 33 इंटू 1/4 यानी 33.25%. ग्रॉस प्रॉफिट ऑन अ सेल वाज रुपीज़ 800,000 एंड एक्सपेंसेस वर 680,000. नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? नेट प्रॉफिट परसेंटेज इज बेसिकली नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स. तो हमें नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है और हमें सेल्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है. तो पहले हम सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन गिवन है. तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर 800,000 33.25% को रिप्रेजेंट करता है तो 100% को क्या रिप्रेजेंट करेगा. सो 33.25 से जब डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू आ गई, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% सेल्स की वैल्यू आ गई दैट इज 2406015. अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो नेट प्रॉफिट जो है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस. तो ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया. अब नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 हमारे पास नेट प्रॉफिट परसेंटेज आ जाती है दैट इज 4.987 या इसको अप्रॉक्सीमेटली करें तो 5%. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन 9 है अ टॉय शॉप मेक्स परचेजेज ऑफ रुपीज 20248,000 एंड सेल्स ऑफ 26520,000. तो सेल्स और परचेज की वैल्यू दी हुई है. प्रोप्राइटर चिल्ड्रन टेक गुड्स कॉस्टिंग 486,000. ये ड्राइंग्स दे दी. Without paying for them, closing stock was valued at its cost of 2,240,000 and gross margin achieved as a constant 30% on sales. तो मार्जिन भी गिवन है. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पूछी हुई है. तो पहले तो हमें ज़रा परचेजेस की वैल्यू प्रॉपरली फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग्स हुई हैं. तो परचेजेस जो होंगी हमारी नेट वो ड्राइंग्स को लेस करके फाइंड आउट होंगी. सो नेट परचेजेस जो हैं, जो परचेजेस हमें क्वेश्चन में गिवन है 20248,000 उसमें से हम ड्राइंग्स की वैल्यू लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट परचेजेस आ जाएंगी 19762,000. अब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वेशन यूज करते हैं. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री.
अब यहाँ पर हमारे पास परचेजेस की वैल्यू अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो इस तरह से कि हमें ये पता है कि सेल्स की वैल्यू गिवन है, और अगर 30% ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो 70% कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इस तरीके से निकल आएगी। और एंडिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी हुई है 2240,000। सो सेल्स से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं, परचेजेस की वैल्यू गिवन है, हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, और एंड इन्वेंट्री जो है वो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो सिर्फ एक वेरिएबल है जो हमने फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन में, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1042,000। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस कुड प्रोड्यूस एन एक्सेप्टेबल फिगर फॉर अ ट्रेडर्स नेट प्रॉफिट फॉर अ पीरियड इफ नो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैड बीन केप्ट। तो जब ज़्यादा अकाउंट नहीं रखे गए होते तो प्रॉफिट का एस्टिमेशन इस तरीके से लगाया जाता है कि हम नेट एसेट्स की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं साल के शुरू में, साल के एंड पर, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इक्विटी, और फिर ड्राइंग्स का एस्टिमेट देखकर और ऑनर से ये पूछ के कि ड्यूरिंग द ईयर और कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो बिजनेस इक्वेशन को यूज़ किया जाता है फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। सो बिजनेस इक्वेशन इज क्लोजिंग इक्विटी इज इक्वल टू ओपनिंग इक्विटी प्लस अमाउंट इन्वेस्टेड, जो न्यू कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो प्रॉफिट इक्वल हो जाता है क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग इक्विटी माइनस अमाउंट जो इन्वेस्ट की है ड्यूरिंग द ईयर, फ्रेश कैपिटल, और ड्राइंग्स प्लस कर देंगे, तो ये रीअरेंज करके ये वैल्यू बनती है। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास करेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बाकी जगह पे जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली ये है कि यहाँ पर कैपिटल इंट्रोड्यूस को प्लस मेंशन कर दिया है, और यहाँ पर जो है इसके अलावा ड्राइंग्स को जो है ना माइनस में शो कर दिया है, तो ड्राइंग्स हर जगह पर गलत हैं बाकी सब के अंदर, तो ए ऑप्शन इज बेसिकली फुली करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।